इश्क का स्वाद भाग 13। बच्चे को लेकर रवि, चंदू और बच्चे का पिता रामधन तीनों मास्टर जी के पास पहुंचे। रामधन: राम राम मास्टर जी, इस गधे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो खेत क्यार के चक्कर में मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और वैसे भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इन किताबों की समझ भी नहीं है। पर मैं वादा करता हूँ आगे से इसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। और कुछ इधर उधर कुछ करता है ना तो आप यहीं सूद दिया करिए, मेरी चिंता मत करिए, फुल छूट है आपको। मास्टर जी रामधन को रोकते हुए कुछ कहना चाहते थे, परंतु रामधन ने एक सांस में अपनी पूरी बात कह दी और अपने बच्चे को मास्टर जी से कान पकड़कर माफी मांगने को कहा। बच्चा कान पकड़ते हुए: माफ कर दो मास्टर जी, आगे से गलती नहीं करूंगा। मास्टर जी बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हुए: रामधन जी, इस बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये तो हमारे स्कूल का होनहार छात्र है। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था कि इसका चयन प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हो गया है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता था। रामधन सिर खुजाते हुए: क्या कर दिया प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जो इसको बधाई मिल रही है? रवि ने हंसते हुए रामधन को समझाया: अरे काका, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक छात्रवृत्ति की योजना चली हुई है, जिसकी परीक्षा देने पर जिला स्तर पर एक होशियार बच्चे का चयन होता है, जिसकी आगे की संपूर्ण शिक्षा मुफ्त होती है और उससे 1000 रुपये मासिक की आर्थिक मदद भी मिलती है। आपके बेटे ने वो परीक्षा पास करके जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये जो भी पढ़ना चाहता है उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार देगी और इसे हर माह 1000 रुपये भी देगी। रवि की बात समझकर उस बच्चे के बाप की आंखें डबडबा आई। उसने बच्चे को अपनी ओर खींचा और उसका माथा चूमते हुए बोला: बेटा, मुझे माफ कर दे, तूने तो हमारा नाम रोशन किया है रे। वो मैंने तुझे वैसे ही पीट दिया, माफ कर दे बेटा। अब देख, तेरी पढ़ाई तेरे बाप पर बोझ नहीं रही। हमारे प्रधानमंत्री जी तेरी पूरी पढ़ाई कराएंगे। तुझे जो पढ़ना है पढ़ बेटा। अपने बच्चे से माफी मांगते हुए रामधन रोए जा रहा था और बच्चा उसको चुप करा रहा था। रो मत बापू, तूने ही तो मारा है, मेरे तो बिल्कुल नहीं लगी। चल अब घर चल के ये बात माई को बताएंगे। बच्चे की बात सुनकर उसके पिता ने उसे कंधे पर उठा लिया और ये दृश्य देख चंदू जोरों से ताली पीटने लगा। चंदू भी खुश था और रवि की आंखें भी नम थी। दोनों खुशी खुशी स्कूल से बाहर की तरफ निकल आए। रवि: देखा चंदू, गांव में ऐसा ही होता है। बाप को पता भी नहीं बेटे ने क्या किया है, बस स्कूल से बुलावा आया है, मतलब बच्चे ने कुछ गलत किया है, ये सोचकर उसे मारना पीटना शुरू। और शहरों में? चंदू रवि की बात काटते हुए: शहरों में तो अगर कोई अध्यापक बच्चों को डांट भी दे तो उसके माँ बाप अध्यापक और स्कूल प्रशासन को मारने पीटने आ जाते हैं। कुछ भी हो यार, ये दृश्य देखकर मजा आ गया। अचानक टन 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 की आवाज आई, बच्चों की रेस्ट हो गई। चंदू और रवि दोनों बाहर स्कूल की दीवार पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखने लगे। तभी रवि का ध्यान पास खड़े 2-3 लोगों पर गया। उसने चंदू का ध्यान भी उधर आकर्षित किया और ध्यान से उनकी बात सुनने का इशारा किया। चंदू ने आश्चर्य से रवि की ओर देखा और वो दोनों चुपचाप से उन लोगों की बातें सुनने लगे। पहला व्यक्ति स्कूल में खेल रहे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए: वो जो लड़का है ना, जिसके गाल पर काला सा तिल है, मैं उसी की बात कर रहा था। वो भजन लाल का बेटा है। 5 बीघे जमीन है उसके और घर में ट्रैक्टर भी है। लोगों के खेतों की बुआई में अच्छी कमाई हो जाती है। एक अकेला लड़का है, कहे तो बुलाओ इस लड़के को। चंदू दबी आवाज में रवि से: रवि, ये तो लड़के को किडनैप करने की बात कर रहे हैं। उसके घर की पूरी कुंडली है इनके पास, हमें कुछ करना चाहिए। पुलिस को बुलाएं क्या? रवि ने चंदू को चुपचाप सुनने और देखने का इशारा किया। चंदू इसका इशारा पाकर चुप हो गया और ध्यान से सुनने लगा। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से: बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु तुमने रामलाल को तो 10 बीघा जमीन वाले की बात कही थी और मुझे 5 बीघे वाला बता रहे हो। पहला व्यक्ति: अरे कही तो थी, परंतु तुमसे पहले वो मेरे साले का फोन आ गया था, मैंने उसे वो लड़का बता दिया तो उसने फिक्स कर दिया। अभी होली के बाद सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति: अरे अब जो हो गया उसको छोड़ो, किसी और की बात कर लो, ये ठीक नहीं लग रहा तो किसी दूसरे को देख लो। दूसरा व्यक्ति लड़के की ओर ध्यान से देखते हुए: ठीक तो है,
पर मुझे इसकी उम्र कुछ कम लग रही है। पहला व्यक्ति, तो उसमें सोचना क्या है, मैं अभी उसे बुला देता हूँ, उसी से पूछ लो कि उसकी उम्र क्या है। पहले व्यक्ति ने बच्चे को आवाज दी, ए बेटा, ए तू नहीं, वो दूसरा वाला, इधर आ जरा। चंदू दबी आवाज में रवि से, रवि अभी भी कुछ कर ले, नहीं तो ये इस बच्चे को किडनैप कर लेंगे। रवि ने फिर चंदू को चुपचाप देखने और सुनने का इशारा किया। बच्चा दीवार की दूसरी ओर से ही उन व्यक्तियों के नजदीक आया और बोला, बोलिए क्यों बुलाया है, और आप कौन लोग हैं? पहला व्यक्ति, बेटा हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, तुम भजन लाल के बेटे हो ना? बच्चा, हाँ हूँ तो। पहला व्यक्ति, कुछ नहीं बेटा, बस इतना बता दो कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? बच्चा, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र होगी 15 साल, बस इतना ही ना, अब मैं जाऊँ? पहला व्यक्ति, हाँ बेटा, बस इतना ही, जाओ अब खेलो। बच्चा चला गया और वो तीनों लोग आपस में हाथ मिलाने लगे और खुश होते हुए एक दूसरे को बधाई देने लगे। पहला व्यक्ति, बधाई हो, उम्र भी ठीक है, चलो अब बाकी बातें उसके घर बैठकर करते हैं। इतना कहकर तीनों चले गए। चंदू उन्हें आश्चर्य से देखता ही रह गया और रवि से बोला, माँ कसम रवि, क्या गांव है तुम्हारा, यहाँ लोग खुलेआम किडनैपिंग की बातें कर रहे थे। मैंने तो पहली बार किसी किडनैपिंग की लाइव कमेंट्री सुनी है। रवि चंदू की बात पर मुस्कुरा दिया और उसे उनकी बातों का रहस्य बताने लगा। इस भाग में इतना ही। आखिर कौन थे वो लोग, क्या सच में वो उस लड़के को किडनैप करने वाले थे? आइए जानते हैं अगले भाग में।